एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? पर जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों में आवाज़ों में कुछ अंतर होता है? हाँ। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अब यहाँ पे सांप के बारे में बताया गया है कि सांप वैसे नहीं आवाज़ को डायरेक्ट नहीं सुन पाता, वो कंपन के द्वारा फील कर पाता है वो किसी भी आवाज़ को। अब आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। अब जंगल में जो ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर होता है वो अपने पास जैसे भी कोई भी आ रहा होता है, उससे बड़ा जानवर या उसके लिए खतरनाक जानवर जैसे कि शेर चीता हुआ, उनको देखकर ना एक खास आवाज़ निकाल के अपने जो फ्रेंड्स होते हैं या और साथी होते हैं उनको मैसेज दे देता है कि ये शेर या चीता या उनके शिकार के लिए कोई आ रहा है। तो इस काम के लिए वो पक्षी ना अलग अलग तरीके की खास आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे अगर उड़कर कोई दुश्मन आ रहा हो तो उसके लिए एक अलग आवाज़ निकालेंगे, और अगर ज़मीन पर अलग चलकर आने वाला कोई मुसीबत या परेशानी हो तो उसके लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालेंगे। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। अब जो मछलियाँ होती हैं वो खतरे की जो चेतावनी देती हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि कोई खतरा आ रहा है उनके लिए या कोई शिकार करने आ रहा है उनका, तो वो बिजली की तरंगों से देती हैं चेतावनी जो होता है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। यानी कि कुछ जानवर जो होते हैं वो तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले, यानी कि उन्हें फील हो जाता है, तो वो कुछ समय पहले ही ना अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। अब जानवरों को तूफान या भूकंप की कैसे पता चलता है? तो उन्हें कंपन के द्वारा पता चल जाता है, क्योंकि और कंपन कुछ उनकी सूंघने या सुनने की क्षमता या फील करने की क्षमता इंसानों से कहीं अधिक होती है, इसलिए उन्हें भूकंप या तूफान की पता चल जाता है, तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। तो जो लोग जंगल में रहते हैं, जो लोग जंगल में रहते हैं और वो जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं तो वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। अब कैसे पता चला ये पहचान लेते हैं? तो क्या हुआ था कि सन 2004 दिसंबर, यानी कि 2004 जो दिसंबर में सुनामी आया था, उससे कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। अब 2004 दिसंबर में जो सुनामी आया था उससे कुछ समय पहले ही जो जानवरों का अजीब व्यवहार था, जो उनके द्वारा चेतावनी भरी कुछ अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाली जा रही थी, तो अंडमान एक प्लेस का नाम है, आप सभी जानते होंगे, अंडमान निकोबार। तो अंडमान में जो एक खास शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी जाति वो थी ना, वो जानवरों के इस अजीब व्यवहार को समझ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, वह इलाका पहले ही खाली कर दिया। तो इस प्रकार इस जाति के लोग, जो वो शेड्यूल ट्राइब के उसके जाति के लोग थे, वो सुनामी के इस कहर से अपनी जान बचा पाते, यानी कि वो सुनामी से बच गए थे। तो क्यों बचे थे? वो जानवरों के अजीब व्यवहार को समझते थे इसलिए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है। अब जो डॉल्फिन फिश आपने अक्सर सुना होगा या टीवी या पिक्चरों में देखा भी होगा, तो वो क्या है, अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी पूरी भाषा है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की अपनी भाषा है, ऐसे कई जानवरों की अपनी अपनी भाषा है जिसमें वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए
आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे बोलना नहीं, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर। बच्चों के लिए एक खेल बताया गया है कि जैसे हर बात के लिए एक अलग आवाज़ निकालनी है और बिना बोले ही अपने फ्रेंड को चेतावनी भरी बातें देनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे कि कक्षा में टीचर के आने पर, या फिर कक्षा में कोई प्रिंसिपल आ रहा है, या कोई नया बच्चा आ रहा है अपने से अलग, ऐसे। कितना सोए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतना कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। अब बताया गया है कि बहुत से जो जानवर होते हैं किसी स्पेशल मौसम में, यानी कि उनका एक पर्टिकुलर मौसम होता है सोने के लिए, वो गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं, यानी कि वो उस मौसम में सो जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते, यानी कि कई महीनों तक वो दिखाई नहीं देते। कि तुमने कभी ध्यान दिया कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी। तो वही कि गहरी नींद में चली जाती हैं, वो भी सर्दियों में सोने के लिए। तो क्या है, पाठ में कुछ जानवरों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है। तो लेकिन ज्ञानेंद्रिया या शब्द का इस चैप्टर में यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बच्चे इस अभी वर्ड को इतना नहीं समझ पाएंगे। लेकिन क्या है, अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो उससे रिलेटेड अखबार पढ़ें, उससे उस जानकारी से रिलेटेड टीवी पर कोई भी जो उपयुक्त कार्यक्रम या कोई ऐसा नाटक या सीरियल आता हो जानकारी से संबंधित, तो उनको देखने के लिए बच्चों को मोटिवेट करें। अब यहाँ पे एक जानवर के बारे में बताया गया है, स्लॉथ। स्लॉथ क्या है, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू है नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। यानी कि ये भालू जैसे दिखते हैं सिर्फ, लेकिन होते नहीं हैं। और दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से, 24 घंटे होते हैं, वो 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर, यानी कि उल्टे होकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, यानी कि जिस पेड़ पर ये उल्टे लटक कर सोते हैं या जिस पर रहते हैं उसी के पत्ते खा लेते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, यानी कि एक पेड़ के ये सारे पत्ते खा लेते हैं, तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। तभी वे भी पास के, यानी कि बिल्कुल पास के, और दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी कि इनका जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष का। लेकिन ये 40 वर्ष में, यानी कि अपनी पूरी लाइफ में मुश्किल से 8 पेड़ों पर, यानी कि मुश्किल से, यानी कि उससे कम ही कम पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी कि ये आलसी टाइप के ज़्यादा होते हैं, ये बहुत सोते हैं। सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यानी कि इतने आलसी होते हैं कि सिर्फ 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं सारा जीवन। और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पल जाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब वो उस पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे दूसरे पेड़ पर जाते हैं, और वो भी पास के ही पेड़ पर। और इनका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्षों का होता है। ये मुश्किल से पूरे लाइफ में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और सिर्फ हफ्ते में एक बार ही सोच करने के लिए ये पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये हुई स्लॉथ की बात। तो अब क्या है, यहाँ पे ये घंटों को ना एक वॉच टाइम में, 24 आवर्स की वॉच टाइम में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर भी छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी, तो पूरी ये डार्क डार्क दिखेगी पूरी घड़ी, क्योंकि वो सर्दियों में निकलती ही नहीं है, पूरे सर्दियों के लिए सो जाती है। इसलिए चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वे जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पे ये वॉच टाइम दिखाया गया है 24 आवर्स का, और यहाँ पे नीचे ये जानवरों के पिक्चर दिखाए गए हैं। अब गाय है, गाय कितने घंटे सोती है, तो गाय सिर्फ 4 घंटे सोती है। और ये अजगर है, तो अजगर कितने घंटे सोता है, तो ये 18 घंटे सोता है। इसको काउंट कर सकते हैं। और जो जिराफ है
वो जिराफ सिर्फ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली 12 घंटे सोती है, यानी कि बिल्ली 12 घंटे सोती है। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। यहाँ पे बच्चों से पूछा गया कि अगर तुम्हारे आसपास कोई जानवर है और उनको देखकर तुम्हारे मन में अगर कोई क्वेश्चन उठते हैं उनके बारे में, तो वो 10 क्वेश्चन ऐसे लिखने हैं। यहाँ पे टीचर्स के लिए एक पॉइंट है, जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटों की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी प्रयोग करेंगे। यानी कि जानवरों के सोने और जागने के समय को यदि 24 आवर्स की घड़ी में दर्शाते हैं, उस पर शो किया जाता है, तो बच्चे जो है मैथ में का पोर्शन जो है तिहाई, चौथाई आदि के बारे में भी, आदि के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ सकेंगे, उसको भी पहचान सकेंगे। अब यहाँ पे एक बाघ का पिक्चर है और उस पर कुछ बाघ के बारे में बताया गया है, ये देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब बाघ जो क्या है, जितना हम देख सकते हैं अंधेरे में, उससे मल्टीप्लाई 6, यानी कि 6 गुना बाघ हमसे बेहतर देख सकता है। ये उसकी क्षमता है देखने की। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। अब जो हवा में कंपन होता है, उस बाघ की मूंछें उसको पहचान लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल सकता है। जिससे कि अगर हवा में कोई कंपन होता है, बाघ उसे पहचान लेता है, तो उसे शिकार की ना बिल्कुल सही स्थिति, यानी कि शिकार किधर है, वो बिल्कुल सही पता चल सकता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। इससे ये बाघ जो क्या है, अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं कि उनका शिकार किधर है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, यानी कि मूत्र टॉयलेट करके अपनी जो स्मेल, एक अलग तरीके की स्मेल जो होती है, वो छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। अब ये इलाका छोटा है या कितना किलोमीटर है, ये कितना भी हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि डॉग यानी कि कुत्ते में भी ये क्षमता होती है, तो ये जो बाघ है वो भी ऐसे ही पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो बाघ की मर्जी। यानी कि अगर दूसरे बाघ का एरिया उसको पता चल जाता है और फिर उस इलाके में उसको जाना है या नहीं, उस बाघ की मर्जी है, वो उस पर डिपेंड करता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी करहाना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है। अब यहाँ पे बाघ भी अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालता है। ये बताया गया है कि जैसे अगर गुस्से में हो तो अलग, अगर प्यार से अपने बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ होती है उसकी करहाने की आवाज़ अलग होती है। लेकिन जो बाघ का गुर्राना है ना, वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी कि उसके जो गुर्राने की आवाज़ होती है वो बहुत तेज़ होती है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। यानी कि जो हवा से पत्ते हिलते हैं उस समय और जो शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। यानी कि बाघ के कानों में ये एबिलिटी भी होती है कि बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए उसके कान जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में घूम जाते हैं, जबकि हमारे कान ऐसा नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। ये बताया गया है कि इतनी क्वालिटी, इतनी एबिलिटी जब बाघ में है, लेकिन वो भी फिर भी इसके बावजूद भी वो आज खतरे में है। अब ये सोचना है कि जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा, तो जंगल के बाघ को अपने शिकार से ही खतरा है, क्योंकि आजकल उसका शिकार बहुत होने लगा है। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गेंडों को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। अब क्या होता है, हाथी को जो उनके दांत होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं, इसलिए उनके लिए
और गैंडे को उनके सींग के लिए, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरण को, यानी कि कस्तूरी हिरण आपने अक्सर सुना होगा, उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है, यानी कि बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो उस थोड़ी सी खुशबू के लिए उस हिरण को भी मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जानवरों के मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं, यानी कि जो लोग जानवर को मारते हैं उन्हें शिकारी या हंटर कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। यानी कि हमारे जो देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती बहुत कम हो गई है, इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। जैसे डायनासोर आपने सुना होगा कि अब नहीं है, वो बहुत साल पहले ही लुप्त हो चुके हैं, ऐसे ही अब बाघ और अन्य जानवरों की गिनती भी इतनी कम होती जा रही है कि इनके गायब होने का भी खतरा बना रहता है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो इन्हें बचाने के लिए बहुत से जो जंगल हैं उनको सुरक्षा दे रही है, या उनमें किसी को यानी कि उनमें लोग जानवरों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यानी कि उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर का जिले में जो घाना है, इन जंगलों में क्या है, जानवरों के शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। वही बात अगेन कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि इन जानवरों को बचाया जा सके, और वो कैसे, इंसानों से, कि इंसान उनका शिकार ना कर सकें। अब यहाँ पे एक पॉइंट टीचर्स के लिए है कि बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारणों, पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवास बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा करने से बॉक्स में दी गई जानकारी को समझ सकेंगे बच्चे। जिससे बाघ व अन्य जानवरों की जो संख्या कम हो रही है, जंगलों का विनाश हो रहा है, और घरों को बनाने के लिए, यानी कि आवास को बनाने के लिए, आए दिन नई कॉलोनियाँ बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों में आग लगाई जा रही है। इस बात को बच्चे इनसे समझ सकेंगे कि अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो बाघ व अन्य जानवर भी नहीं रहेंगे। ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।